तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो चैप्टर 2 है क्लास 10 के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया, आज उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक वर्ड है आपके चैप्टर में, नेशनलिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, नेशनलिज्म, इसको दो भागों में तोड़िए। नेशनल प्लस इज्म। नेशनल मतलब राष्ट्र और इज्म का मतलब होता है वाद। वाद यानी कि जो नेशन के प्रति लव होता है उसको हम लोग नेशनलिज्म जैसे शब्दों से क्या करेंगे, टाइप करेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करके हुए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अभी तक, यानी कि इस चैप्टर से बिफोर जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन के तौर पे मिली है, जो नेशनलिज्म कंसर्न पे बेस्ड रही है, उसमें इस कंसर्न को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, यहाँ पे यूरोप का जो मॉडर्नाइजेशन है नेशनलिज्म कंसर्न पर, उस पे हम लोग बात करेंगे। इसके जो नेशनलिज्म थीम है वो किस तरह से यहाँ डेवलप करेगी, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। चलिए, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों में, उस टाइम के लोगों में, जो यूरोपियंस थे, उन लोगों में ये नेशनलिज्म कैसे उनके अंदर इनबिल्ट शुरू हुआ होना। जो इनबिल्डेशन था, इनबिल्ट होना, वो किस तरह से स्टार्टअप होता है। पहली बात तो ये जानिए कि वो कौन थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, उनके इमोशंस किस तरह से चेंजेस आ रही थी उनके इमोशंस में, यानी कि उनके थिंकिंग है ना, नेशन के प्रति जो थिंकिंग थी वो किस तरह से बदल रहे थे, उन बातों को यहाँ पे ध्यान देने की बात होगी। उनके प्रति जो लव फॉर नेशंस की जो इमोशंस है वो कैसे आना शुरू हुआ उनके अंदर में। इसके बाद जो इंडियन जो शैम्बल्स थे, जो सॉन्ग्स थे, है ना, जो थीम्स थे, कम्युनिटी के लोगों के जो विचारधाराएं थी, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुआ और उनमें नेशनलिज्म को लेकर के अवेयरनेस आने का काम शुरू हुआ, वो हम लोग देखने का काम शुरू करेंगे। सेकेंडली, हम लोग देखें कि यहाँ कॉलोनीज जो है, इंडिया तो इसमें कॉलोनी था, है ना, मतलब ये कि दूसरे देशों के अंडर में ये क्या था, रूलिंग था। ठीक है, तो इस तरह से कॉलोनियल सिस्टम होते हुए इंडिया जो है नेशनलिज्म कंसर्न पर किस तरह से अपने आप को ढालता है, किस तरह से वो मोमेंट्स को ला करके स्ट्रगल करता है, और जो भी तमाम चीज़ें यूनिटी लाने के लिए जो उसमें उनके अपने देशवासियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, जो उनको संघर्ष करना पड़ रहा था हर एक चीज़ के लिए, उस पर किस तरह से प्रॉपर गाइडेंस होती है और नेशनलिज्म को लाने का काम किया जाता है। इसमें एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जो पर्सनालिटी है, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा स्टूडेंट्स, वो है महात्मा गांधी। उनके लीडरशिप में इस चैप्टर में हम लोग भरभली यही देखने का काम करेंगे कि किस तरह से उनके इस लीडरशिप के रहते हुए नेशनलिज्म को रिलेवेंट करते हुए बहुत सारे मूवमेंट उन्होंने किया, और उसमें उन्होंने किस तरह की भावनाओं को इनबिल्ड करने का काम किया, ये हम देखने का काम करेंगे। फर्स्टली, एक उनके पास एक बुक है, एक आपके इस बुक के कंसर्न में एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो नेशंस की भावनाएं थी, है ना, नेशनलिज्म की जो भावनाएं थी नेशंस के प्रति, वो उसके पीछे ना बुक्स का बहुत बड़ा रोल था। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक, आप जानते हो स्टूडेंट, यानी कि 1920 के डिकेड तक आते आते आप स्टडी करोगे तो पाओगे गांधी जी जो थे ना, जो 1915 में इंडिया वापस आकर के यहाँ पे उन्होंने किस तरह का काम किया वो बता दूं कि उन्होंने जब आना शुरू हुआ तो उन्होंने सर्वे किया इंडिया का, और आने के बाद किस तरह के मूवमेंट्स चलाए, तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट्स, ऐसे बहुत सारे उन्होंने सोशल वर्क के तौर पे वर्क करने का काम किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? आखिरकार हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके पीछे की जो बहुत सारे क्रिटिसाइज़ है, मैटर्स हैं, उसको हमें जाननी चाहिए। इसी बात को लेकर के मैं आपके इस इंट्रोडक्टरी फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए आपके चैप्टर के पार्ट 1 में मैं इंटर कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो चैप्टर 1 का पार्ट 1 है, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट्स और नॉन कॉपरेशन को किस तरह से यहाँ पे लाया गया, वो हम लोग देखने का काम करते हैं। तो चलिए आगे देखें। 1999 के बाद के जो ईयर्स हैं उसमें हम देखते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वो नए एरिया में क्या हो रहे हैं, स्प्रेड होना शुरू हो रहा है ना, और नए जो ग्रुप्स हैं वो उन थिंकिंग से इफ़ेक्ट हो करके उनके विचारधाराओं में जो चेंजेस हुई, उनसे उनमें बदलाव देखने का जो था वो मोशन वो देखने को मिलने लगा। सबसे पहली बात तो ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक नई इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कंडीशन को क्रिएट कर रखा था। यानी कि इसमें लोगों की जो थिंकिंग थी और जो
इकोनॉमिकल कंडीशन था वो बिल्कुल ही अलग हो गया था, क्योंकि आप जानते हो ना कि वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो इसमें सारे देश इफेक्टेड थे, वहाँ के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग क्या थी, इफेक्टेड थी। इसके कारण यहाँ पे आप देखोगे ना अपने इंडिया में जो डिफेंस था, डिफेंस का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके जो एक्सपेंशन थे उसकी भरपाई करने के नाम पर ना मात्र लोन ही लेने का काम हो रहा था। मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक जैसी चीज़ें हैं ना, ये क्या कर रहे थे, लोन कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री से, बैंक से, ये क्या कर रहे थे, लोन लेने का काम कर रहे थे। और जिनसे ये लोन ले रहे थे उनके बदले में वो अच्छे खासे इंटरेस्ट उनसे ले रहे थे, क्योंकि एक अच्छा मौका था उनके पास, है ना। 1913 से लेकर के 1918 के बीच में आप जानते हो स्टूडेंट, यहाँ की जो भी प्राइसेस थी फूड्स की या अदर जो भी यूजेस की आइटम्स थी, सबकी जो प्राइसेस थी ना जस्ट दोगुनी हो गई थी, जिससे ना आम पब्लिक बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी। जो विलेजेस के जो आपके सिपोइस थे या ये कह सकते हैं सिपाही थे, उनको ना गांव के लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में या मिलिट्री में ज़बरदस्ती फोर्सली तरीके से उनको एडमिट किया जा रहा था। रीज़न क्या था कि उस समय लोग लड़ने के लिए हमारे पास सोल्जर्स उतने नहीं थे, इसलिए इनको ना ज़बरदस्ती चलो तुम लड़ो देश के लिए, ऐसा करके उनको ज़बरदस्ती जबरन तरीके से एडमिट किया जा रहा था। 1918 और 1920 से 21 में आप देखोगे कि देश के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे ना, जिस पे आप देखोगे कि फसल जो यहाँ के क्रॉप्स थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। क्यों, आप जानते हैं उसमें सूखा उखा का प्रचलन ये था, जो फ्लू था, ड्राउट था, ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे देखने को मिला था। और आपको ये बात बहुत बता दूं स्पेशल तरीके से कि 1921 ही वो एक वैसा सेशन था स्टूडेंट जो बहुत सारी महामारियों के कारण अपने देश की पॉपुलेशन फर्स्ट डिकेड्स था जिसमें बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था। उसका रेशियो 120 लाख से लेकर के 130 लाख तक के लोगों को मौत का सामना करना पड़ा था। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ना ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी समय एक नए लीडर के रूप में संघर्ष करते हुए एक नए तरीके को एक नए पैटर्न से परिचित कराते हमारे बीच में आएंगे महात्मा गांधी। इसके बारे में हम लोग जानने का काम करते हैं, आगे देखते हैं ना। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सत्याग्रह का जो ओपिनियन था, है ना, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। यानी कि जो उस तरह की मेंटालिटी थी सत्याग्रह का वो कैसे आया। आपको मैंने पहले बता रखा है कि महात्मा गांधी जनवरी, वो डेट भी बता दूं स्टूडेंट, 9 जनवरी 1915 को इंडिया ये लौटते हैं साउथ अफ्रीका से। इससे पहले वो ना साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, और इस जगह पर भी ऐसा नहीं कि गांधी आए और ये सब अचानक से आ गया। ये बात आपको ध्यान रखना है कि गांधी आए थे तो साउथ अफ्रीका से आने के पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इन सारी चीज़ों को क्या कर रखा था, ट्रायल वर्जन में सक्सेसफुली तरीके से मूवमेंट्स को चला रखा था। तो उनको पता था कि सत्याग्रह का जो ओपिनियंस है वो किस तरह से इफ़ेक्टिव होता है ना। तो इस पे उन्होंने क्या किया, इंडिया पे आकर के इन्हीं सारी चीज़ों पे जोर देने का काम करना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि आपको अपने ट्रूली एक्सपेक्टेशंस हैं उनको रखना चाहिए, जो आपके साथ जस्टिस ना हो के अनजस्टिस जैसे कंडीशंस हैं उसके अगेंस्ट में आपको फाइट करना चाहिए। हाँ, ये बात है कि आपको फिजिकली फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनके इमोशंस, उनको आइडियोलॉजी के साथ उनको लड़ने का जो पैटर्न है उस बेस पे काम करना चाहिए। मतलब मोमेंट्स के थ्रू ट्रूली रिक्वेस्ट करके क्या किया जाए, उनको अपनी बातों को रखने का काम किया जाए। तो ये जो स्ट्रगल था बिल्कुल इंडिया में न्यू पैटर्न के रूप में आया था, और इंडियंस को इस तरह के इमोशंस मिला करके वन मेथड्स या वन पैटर्न पे एग्जीक्यूट करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट गांधी जी के लीडरशिप में इस तरह के मोमेंट्स के थ्रू देखने को मिलता है। इंडिया आने के बाद गांधी जी, ऐसे आपको स्टार्टिंग टाइम में बता दिया था मैंने कि इंडिया जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो वो पहले मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट्स इन द सेंस कि पहले घूमते हैं वो, है ना, उसके बाद मूवमेंट करते हैं। 1917 में उन्होंने सबसे पहले मूवमेंट करते हुए, घूमते फिरते हुए, या फिर ये कह लीजिए कि वो मूव करते हुए 1917 में अपने बगल के स्टेट, झारखंड का बगल का स्टेट कौन सा है, बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया उन्होंने। और वहाँ उनको जानने के बाद पता चला कि वहाँ के जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को जीना मुहाल कर रखा है, खेती बाड़ी का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रखा है। और उन्होंने उन चीज़ों को जान कर के उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। ओके, उसी तरह से 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनको वहाँ के फार्मर्स के अगेंस्ट में फिर से प्रोटेस्ट करने का मौका मिला, और उन्होंने वहाँ के
जो क्रॉप्स थे जो ख़राब हुई थी, या जो वहाँ के महामारी जो वगैरह जो प्लेग जैसी बीमारियाँ थी जो वहाँ फैली थी, जिसके कारण लोग बहुत बुरी स्थिति में थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करके वहाँ के किसानों को भी रिलैक्स दिलाने का काम किया। इसी तरह से 1918 में गांधी जी ने जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी अपने गुजरात के अहमदाबाद में, वहाँ पे भी उन्होंने जा कर के इनका प्रॉपर सल्यूशन करने का काम किया। ओके, इसके बाद चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1.2 रॉलेट एक्ट। आप सभी को पता होगा कि ये रॉलेट एक्ट क्या है ना, रॉलेट एक्ट। चलिए इसको बताते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। ये जो पहले वाले मूवमेंट थे इन्होंने गांधी जी सक्सेसफुली तरीके से तो इन्होंने कर लिया, जिसके कारण वो बहुत ही एक्साइटेड थे, है ना। गांधी जी ने 1919 में एक जो प्रपोजल था रॉलेट एक्ट का, उसके खिलाफ जो है ना उन्होंने एकदम बिल्कुल बड़े लेवल पे मूवमेंट चलाने का डिसीजन ले लिया, है ना। और उसमें जो इंडियन सदस्य थे उस का उनको भारी विरोध का सपोर्ट मिला, जिसके कारण आपको बता दूं कि वहाँ की जो लॉ एंड इम्पीरियल जिसको कहते हैं ना इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ तक बहुत ही जल्दबाजी में जो रॉलेट एक्ट था उसको पारित करने का बहुत जल्दी कोशिश करा गया। लेकिन भरभली ये कह सकते हैं ना कि ये जो कानून है, इस कानून के ज़रिए जो था गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी को कुचलने और पॉलिटिकल कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा, बिना किसी जुडिशरी सिस्टम में आए, आपको सिर्फ डाउट के बिना पे कि हाँ भैया ये हमारे अगेंस्ट में बतिया रहा है, भाई डालो उसको जेल के अंदर, ऐसा कुछ उनके माइंड में सेट था। और उस हिसाब से एक से ज़्यादा लोग ग्रुप में रहते थे और वो आपस में बात करते हुए शक के दायरे में आ गए तो बिना वकील बिना दलील के उनको 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता था। तो आपको बता दो स्टूडेंट ये कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप 2 स्टूडेंट हो और मुझे डाउट हो कि नहीं आप लोग मेरे अगेंस्ट में बात कर रहे हो और मैं आप लोगों को क्लास से बाहर कर दूँ तो आपको कैसा लगेगा। तो ये एक थोड़ा सा है ना कि इनजस्टिस जैसा कंडीशन है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर मुझे उस केस को समझना चाहिए कि आप लोग गप क्यों कर रहे हो, रीज़न जानना चाहिए और उसकी जो बेस है ना उसको ढूंढना चाहिए, तब जाके उसके लिए जो पनिशमेंट हो या फिर उसके जो रिलैक्सेशन ऑप्शन हो उस पर काम करनी चाहिए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं हो रहा था, है ना। तो ये था रॉलेट एक्ट, समझ लीजिएगा, है ना। और इसी को लेकर के यहाँ पे जो मूवमेंट्स था वो भड़क उठा और 6 अप्रैल से जो हड़ताल जैसा सिचुएशन था ना वो इंडियंस के थ्रू स्टार्ट कर दिया गया। आपको बताऊं कि बहुत सारे टाउन्स में ना रैली जुलूस जैसे चीज़ों को निकाला गया, है ना। रेलवे वर्कशॉप को आप देखोगे वो हड़ताल पे उनको लाकर खड़ा कर दिया गया। जितने शॉप्स थे चाहे जिस तरह का भी शॉप सारे बंद कर दिए गए। जितने भी व्यापार टेलीफोनिक, है ना, टेलीग्राफ जैसी चीज़ें, कम्युनिकेशंस जो भी सुविधाएं थी वो सारे की सारी चीज़ें बंद कर दी गई। आपको बता दूं कि यही इन्हीं बातों को लेकर के अमृतसर जो पंजाब में है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ से मैप वर्क होगा स्टूडेंट, अमृतसर का क्वेश्चन रहता है ना। मोमेंट्स नेशनलिस्ट मूवमेंट से तो क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बताऊंगा ओवर वाली वीडियोज़ में। अमृतसर में बहुत सारे ऐसे लोकल लीडर्स थे जिनको ना उस टाइम पर रिसेंटली उनको जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने गांधी जी को ना उस टाइम पे गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने का बिल्कुल मनाही कर रखा था ब्रिटिशर्स ने। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर धड़ाधड़ गोलियां चला दी। आपको पता होगा वो कौन सा इवेंट होगा, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला हत्याकांड, याद होगा, है ना। इसके बाद लोग जो है ना बैंक डाकघर, अब जब लोग इंडियंस पे इस तरह का जब कंडीशन होगा तो लोग तो रुकेंगे नहीं। और इसके बाद जो भी वहाँ के बैंक्स थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे स्टेशन थे, इंडियंस ने बिल्कुल क्या कर दिया वहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया। आपको बता दूँ इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे मार्शल लॉ जैसे सिस्टम को लागू कर दिया। लागू कर देने से क्या इंडियन रुकने वाले थे? आप भी बता दो, नहीं रुकेंगे भाई वो। अब ये ज्वाला भड़क चुकी थी, उनके अंदर की आग की जो सीने में चिंगारी भड़क रही थी और वो भड़क चुकी थी, पूरी तरह से भड़क चुकी थी, है ना। और आपको बता दूं कि जो 13 अप्रैल जालियांवाला मैस्कोर हुआ था उसका बदला लेने का काम इंडियंस के थ्रू किया गया। हालांकि ये बता दूं स्टूडेंट कि जो आपका जलियांवाला मैस्कोर हुआ था उसमें आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ कर्फ्यू जैसी सिचुएशन थी और यहाँ अपने इंडियंस को पता ही नहीं था। इस वजह से उस दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था और उस दिन बैसाखी मेले का आयोजन किया गया था, है ना, अमृतसर में। तो उसको लेकर के लोग विजिट कर रहे थे और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो पॉलिसी होनी चाहिए या स्टेप होना चाहिए उसको लेकर के मीटिंग करने की बात हुई थी। जो वहाँ के जो जालियांवाला बाग है ना, वहाँ पे उन लोगों ने मीटिंग करने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था। लेकिन इस बात का जो भनक है ना
जनरल डायर जो समय का जनरल था उसको पता चल गया अफसर, वो जो अब ब्रिटिश अफसर आया, और आने के बाद वो क्या किया, अपने इंडियंस को देखा कि ये हमारे अगेंस्ट में मीटिंग कर रहे हैं, बस क्या था, उसने सारे लोगों पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी और सारे लोग वहाँ पे मौत के घाट, या फिर मतलब कह लीजिए कि मौत के घाट और लहूलुहान हो गए, है ना। जैसे जैसे ये बात पता चला ना पूरे इंडिया में कि ऐसा घटना ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस के साथ किया है, तो लोगों ने पूरी तरह से हर जगह से हड़ताल करना शुरू कर दिया, मोर्चा निकालना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, और इस तरह से रॉलेट एक्ट का पुरजोर तरीके से क्या किया गया, विरोध करना शुरू कर दिया गया। इस तरह से आप देखोगे कि रॉलेट एक्ट जो है इंडिया में पूरी तरह से विरोध किया गया और उसको यहाँ से हटाने की मांग करी गई। महात्मा गांधी जो थे पूरे इंडिया में भी और ज़्यादा तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से वो अपने इस मूवमेंट को लाने का कोशिश कर रहे थे, है ना। मतलब ये कि ऐसा कह लो ना कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि तात्कालिक स्थिति ऐसी थी ना कि इंडियन हिंदू और मुस्लिम्स दोनों डाइवर्ट हो चुके थे इस टाइम पे। वो बहुत सारी बातें हैं जो भी आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन मैं उसको डिस्कस करूँगा हल्का फुल्का, है ना। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पे इन चीज़ों को लेकर के गांधी जी क्या थे, इनको एकजुट करने के लिए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट पे तो उन्होंने काम किया ही किया, तुरंत से उन्होंने दूसरे मूवमेंट का भी स्टार्टअप करने का काम किया। आपको बता दो कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के जो बीच के डिस्टिंग्विश थी या फिर जो बीच की खाई थी उसको दूर हटाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट्स को भी छेड़ दिया। ऑटोमन जो टर्किस थे उस समय, आपको पता चलेगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, उस टाइम में ऑटोमन टर्की का बहुत बुरा हार हुआ था, लेकिन यहाँ पे इंडिया में और वहाँ पे टर्की एम्पायर में उनके एक पोस्ट हुआ करता था खलीफा, उसका पूरी तरह से विरोध हो रहा था। तो इंडियंस के साथ इस टाइम पे ये जो ऑटोमन टर्की था वो मिलने का फैसला लेता है, और अपने इंडिया में 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके लीडर अपने इंडिया में मोहम्मद अली और शौकत अली, दो ब्रदर्स थे, है ना, ये कर रहे थे। उनसे ये मिलकर के गांधी जी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और गांधी जी इनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, वाह एक मौका मुझे मिल गया, फिर से चलो आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम को एकजुट करके सितंबर 1920 में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में इस बात को प्रपोजल के तौर पर रखा और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे स्टूडेंट 1.3, आखिर नॉन कॉपरेशन ही क्यों, ये ऑप्शन है आपके पास, बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी फेमस बुक थी हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी गई, है ना। इसमें गांधी जी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है इंडियंस के लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, और यह अपने इसी सहयोग के कारण से ही चल पा रहा है। अगर इंडियंस के लोग अपना कॉरपोरेशन जो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बना रखा है, अगर उसको अपने इंडियंस ये सोच रहे ना कि ये सपोर्ट अब मुझे अपने ब्रिटिश को नहीं देना है, तो आज के आज ब्रिटिश सरकार जो है वो डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। तो इस बात को उन्होंने नॉन कॉपरेशन में रखने का काम किया। गांधी जी का ये सजेशन था कि ये मूवमेंट जो है वो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले लोगों को ना गवर्नमेंट्स के द्वारा दी गई जो पोस्टेज हैं उसको रिटर्न कर देना चाहिए। गवर्नमेंट्स जॉब हो गई, मिलिट्री हो गई, पुलिस हो गए, जुडिशरी हो गए, है ना, स्कूल्स हैं, या जो भी फॉरेनर्स आइटम्स हैं, उसका पूरी तरह से विरोध किया जाना चाहिए, ताकि हर तरह से हम लोग सपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपने सपोर्ट से अपना हाथ खींचने का काम करेंगे। इससे क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा ये तो हमारे अंडर में चीज़ थी, हमारी चीज़ें थी, ये हमारी मान ही नहीं रहे, हमारी ये चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रहे, तो हम शासन किस पे करेंगे। तो ये डर को हटाने के लिए गांधी जी ने इस रास्ते को निकालने का काम किया। इसी तरह से कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन ऐसे प्रपोजल्स को देख करके बड़ा आश्चर्य थे कि यार ये क्या कर रहा है गांधी, समझ में नहीं आ रहा है, गांधी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। वे 19 नवंबर के 1920 में जो वहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, या जो इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम था, उसको मतलब बाइकआउट करने से ये हिचकिचा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये मूवमेंट जो है ना लोगों में हिंसा कर देगा। ये देखिए यहाँ पे ये कहने का सेंस है कि गांधी जी को 1920 आते आते ये लगने लगा था कि इंडियंस जिस हिसाब से ये भड़क रहे हैं ना, मतलब जिस तरह से अवेयर हो रहे हैं, अपने अपने डिमांड्स को लेकर के आगे आ रहे हैं, मतलब देखिए वो सारी चीज़ें तो थी जो उन्होंने प्रपोजल के तौर पर रखा था, लोग अब उस पर अमल भी कर लिए, और अब स्थिति इतनी बेकाबू हो रही थी कि उनको ये लगने लगा था कि कहीं ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल वायलेंट ना हो जाएँ। वायलेंस अगर हो गया तो उनके प्रिंसिपल के अगेंस्ट में आएगा, और आप जानते हो जब भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट उनका आता तो वो हर चीज़ को क्या करते थे, डिस्पर्स कर देते थे। तो इसी तरह से
दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसमें नॉन कॉपरेशन कार्यक्रम को प्रॉपर तरीके से रन करने का आज्ञा दे दिया गया। और इस तरह से ये मूवमेंट को देश के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, है ना, या डिफरेंट एरियाज़ में इसको स्प्रेड करके इफेक्टिव तरीके से लागू करने का काम शुरू कर दिया गया। तो आपको यहाँ मोटा मोटी एक बात बता दूं स्टूडेंट, की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो ऑलिव ब्रदर्स के सपोर्ट में टर्की एम्पायर थी, उसको लेकर के अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा जो था इंडियन आइडियोलॉजी को लाने का काम, नेशनलिज्म जैसी चीज़ों को लाने का काम, गांधी जी ने इनको बहुत ही एक सूत्र में बांध करके चलने का काम करने का काम किया। और जिसके रिजल्ट में आप देखोगे कि ब्रिटिश एम्पायर जो थी, ब्रिटिश एम्पायर की जो शासन थी, नींव थी, वो बिल्कुल हिला करके रख दिए थे। और बता दूं, ऐसे इफ़ेक्टिव लीडर आज से पहले इतना निडर तरीके से कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आने का काम नहीं किया था स्टूडेंट। तो यहाँ पे भरभली आज हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को कवर किया है। तो इस पे जो भी आपको डाउट या फिर किसी तरह का कोई भी बात समझ में जो ना आई हो स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पिन कर दें अपनी बातों को, ताकि मैं इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन आई होप कि मैंने इसको इतनी लॉयल तरीके से, इतनी लोकल लैंग्वेज में कह लीजिए यूज़ किया हूँ, कि आई होप कि आपको इसको बहुत ईजिली तरीके से समझ पाओगे। ब्रिटिशर्स क्या थे, उनकी मोनोपोली क्या थी, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने किस तरह से अपने इंडियंस के मोनोपोली को हाईलाइट करने का काम किया, इसमें यही सारी एक्सप्लेनेशंस हैं। चलिए ठीक है, आज की अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जी खोल के आप लोग वीडियोस का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट, हमारे चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो को वॉच करने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, लगे रहिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। शी यू, बाय बाय।